टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग जो यूनिट कर रहे थे, यूनिट था हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस था क्या कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। और उस इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारे पास है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो बनाई गई थी, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। और मल्टीलेटरल ट्रेड बोला किसको जाता है? ट्रेड अमंग सो मेनी कंट्रीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पहले बनी थी हमारे पास 1995 के अंदर, 1995 में। और ये रिप्लेस करके बनी थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले जो है मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास। इससे पहले थे हमारे पास, पर वो क्या थे हमारे पास? एग्रीमेंट था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको रिप्लेस करके बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर। और ये जो आपके पास एग्रीमेंट था, इसका 8th राउंड था तब। 8th राउंड के अंदर, 8th राउंड, इसके 8th राउंड में ये डिसाइड किया गया था कि एग्रीमेंट की जगह क्या होना चाहिए हमारे पास? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इसलिए हमने गैट को रिप्लेस करके क्या बना दिया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिस समय ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1995 के अंदर, उस समय जो कंट्रीज इसकी मेंबर्स थी वो थी 124 नेशंस, 124 कंट्रीज। और इन सभी कंट्रीज को मेंबर कंट्रीज और फाउंडर मेंबर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस समय उसके मेंबर्स थे जब ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो ये जो 124 नेशंस उस समय से लेकर आज तक ये हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फाउंडर मेंबर्स। ठीक है, अब ये जो फाउंडर मेंबर्स है, इसमें इंडिया भी था उस समय। मतलब इंडिया भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर मेंबर ही है। ठीक है, अब उसके बाद से कॉन्टिन्यूअसली ये नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी काउंटिंग इसमें 153 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 124 से इंक्रीज होकर 153 तो हो चुके हैं, प्लस इसमें 30 और ऐड होने वाले हैं, प्रोसेसिंग चल रही है। जो सारी की सारी कंट्रीज जो है अब इसमें मेंबर कंट्रीज बनना चाह रही हैं। उसका रीजन क्यों चाह रहे हैं ये? क्योंकि जो कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज बन जाती हैं, उन सभी कंट्रीज के लिए जो ट्रेड के रूल्स हैं वो सेम है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा रिलेटिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस, वो उन सभी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सभी कंट्रीज के लिए कॉमन रूल्स आ गए। इसके बजाय कि हर कंट्री एक अपना अलग अलग रूल दे और उसे फॉलो करना पड़े, उसके बजाय बेटर क्या है कि कॉमन रूल्स हो जो सभी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। और ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इट्स कंपल्सरी, जो इसके मेंबर कंट्रीज होती है। और कोई भी मेंबर कंट्री अगर इसका कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए एक इसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। इसी का एक पार्ट है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगर किसी भी ट्रेड के टाइम दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो कंप्लेंट कहाँ होगी? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर वहां जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो जो कमेटी है, वो उस कंप्लेंट को पूरा सर्च करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं दोनों कंट्रीज के लिए। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कंट्रीज को देखो ट्रेड तो करना ही करना है, बिना इंटरनेशनल ट्रेड के तो पॉसिबल है नहीं ना। तो ट्रेड तो हमें करना ही है, बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि कॉमन रूल्स, कॉमन जो है पॉलिसीज जो है वो फॉलो करनी होती हैं। जिस कॉमन रूल्स, कॉमन पॉलिसीज से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी
तो उसका सोल्यूशन भी कहां से मिलेगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग क्लियर? नाउ फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट मल्टीलेटरल ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज framed to promote the multilateral trade, और multilateral trade means trade among different countries. bilateral trade होता है trade between the two countries, multilateral trade among different countries. Second feature, remove tariff and non-tariff barriers. Remove tariff and non-tariff barriers. अब जितना भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड था इसमें होते थे टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसी पर्पस से गया था कि टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाए। टैरिफ बैरियर्स क्या थे? जो टैक्स पेमेंट होती है एक्सपोर्ट के ऊपर और इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी की जो पेमेंट होती है वो टैरिफ बैरियर्स है। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री जो है इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी तो फिर उस कंट्री में इंपोर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इंपोर्टर्स को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पर। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, या फिर अगर रिमूव नहीं कर सकते तो इसको रिड्यूस कर दिया जाए जितना रिड्यूस किया जा सकता है। तो हुआ क्या यहाँ पर, टैरिफ बैरियर्स के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है और इंपोर्ट ड्यूटी आती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी की पूरी रिमूव हो गई है, दैट इज रिमूव्ड टोटली, ये पूरी की पूरी रिमूव हो चुकी है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट करते हुए अब आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, पूरी की पूरी ये क्या हो चुकी है, रिमूव। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है दैट इज रिड्यूस्ड, इसको पूरा का पूरा रिमूव नहीं किया गया है, इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। और जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वांटिटी, रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस क्या था कि आप कितनी क्वांटिटी जो है गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं हम, इंपोर्ट कितना कर सकते हैं। फिर से वही चीज है, एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन टोटली अबॉलिश हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। एक्सपोर्ट आप कितना मर्जी क्वांटिटी करो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है, इसको हमने क्या कर दिया, सिर्फ रिड्यूस, यानी कि अब सभी टाइप्स के गुड्स के ऊपर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक लिमिट तक आप इंपोर्ट कर सकते हो, वो लिमिट डिफाइन कर दी गई है, हर गुड के लिए अलग अलग है। उस लिमिट से ज्यादा अगर आप करोगे तो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, फिर आपको उसके ऊपर ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है। पर एक लिमिट तक उसमें से क्या कर दिया गया, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोलता है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को टोटली रिमूव कर दिया जाए। बट हमारी कंट्री ने क्या किया है, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को क्या कर दिया गया, टोटली रिमूव कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इंपोर्ट से रिलेटेड उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस। क्लियर हो गया ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट फीचर्स का, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन that is framing code of conduct in such a way that it gives maximum benefit to underdeveloped or developing economies.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो रूल्स जो पॉलिसीज बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिले, या तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को मिले या फिर वो डेवलपिंग इकोनॉमीज को मिले। क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, देखो वो तो है ही डेवलप्ड, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया किस लिए गया है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए या डेवलपिंग इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए। तो इसने मैक्सिमम बेनिफिट किसको देना है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को और डेवलपिंग इकोनॉमीज को। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ फीचर, रिप्लेस गैप। रिप्लेस्ड गैप, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्लेस द गैप। गैप को रिप्लेस करके ही आया है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ फीचर, in World Trade Organization, one member one vote system is applicable. जो भी कंट्रीज इसमें मेंबर कंट्रीज बनती हैं उनको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके शेयर्स बाय करने पड़ते हैं, मींस आपको उसकी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सेम यहाँ पर भी है, जो कंट्रीज में मेंबर कंट्रीज बनती है उन्हें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन वोटिंग सिस्टम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर बेस नहीं है। वोटिंग सिस्टम किस पे बेस है, वन मेंबर वन वोट, जिससे होगा क्या, जो डिसीजंस होंगे वो सभी के फेवर में होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वोटिंग सिस्टम हो जाए तो उसमें तो क्या होगा, डेवलप इकोनॉमीज का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होएगा, उनके वोट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो सारे डिसीजंस तो उन्हीं के फेवर में चले जाएंगे। तो क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसके बेनिफिट के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इसीलिए जो इसमें रूल एप्लीकेबल है दैट इज वन मेंबर वन वोट। नेक्स्ट फीचर, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज म्यूचुअली एग्रीड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है जिसमें सभी मेंबर कंट्रीज जो है वो एग्री करती हैं। सभी कंट्रीज के एग्री करने के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट रेडी होता है। पर्पस इसका कि वो कोड ऑफ कंडक्ट सभी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है, वहां परमिशन नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है कि आप उसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे, इट्स कंपल्सरी। सभी मेंबर कंट्रीज को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही है। और इन केस अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी कंट्री ने फॉलो नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। उस कंप्लेंट को करने के लिए क्या है वहां पर, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। कोई भी कंट्री अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती उसकी कंप्लेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, और उसके अलावा अगर दो कंट्रीज के बीच में रिगार्डिंग ट्रेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट भी कहाँ जाएगी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट 8, मेन पर्पस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेंबर कंट्रीज। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही इसका मेन पर्पस है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज होगा, दैट मीन्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो वर्ल्ड में से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है कि वर्ल्ड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज 9, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ poorest nations। जो भी हमारी कंट्रीज बहुत पुअर कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो हेल्प हर तरह से होती है। फाइनेंस की हेल्प चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग की हेल्प चाहिए, मतलब अगर उनको प्रोडक्शन करनी नहीं आ रही, उनके पास रिसोर्सेज हैं बट उन्हें उन रिसोर्सेज को यूज नहीं करना आ रहा, तो जो उस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज को यूज करके कौन कौन सी आइटम प्रोड्यूस हो सकती है उसके लिए ट्रेनिंग देता है मेंबर कंट्रीज को। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन रेडी हो जाती है तो उसको सेल करने में भी हेल्प करता है वो उनकी, जिससे होगा क्या कि जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं वो कंट्रीज क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ही क्या है, अपनी मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट करना, बस मेन पर्पस है ये। और लास्ट 10th पॉइंट है इसके बाद फीचर्स में, 10th पॉइंट वर्ल्ड रिसोर्सेज। वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। किसी एक कंट्री के रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज के, तभी तो वो सारी मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है जहाँ पर रिसोर्सेज आइडियल पड़े हैं, यूज नहीं हो रहे होते, तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करवाता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन पर्पस क्या है, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिक्रीज करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी को रिमूव करना, ये सारे पर्पसेस हैं हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और जो मेन पर्पस है वो क्या है कि सभी मेंबर कंट्रीज के अंदर ट्रेड को प्रमोट करना। पर्पस बनाया उसी पर्पस से गया था कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके अंदर ट्रेड को प्रमोट करना, और अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उसके लिए क्या है हमारे पास, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड। क्लियर हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स हमने डिस्कस कर ली। फीचर्स के साथ साथ आपकी बुक में अलग से दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स और फिर दे रखे हैं फंक्शंस। अब अगर आप इन पॉइंट्स को बाद में रीड करोगे अपनी बुक में से तो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस हमारे फीचर्स में से ही बन जाते हैं, तो हमें अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो फीचर्स में से अगर हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने लगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था जो हमने फर्स्ट फीचर किया है, प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। सेकंड और ऑब्जेक्टिव आप क्या लिख सकते हो, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाते हैं ये, इनका ऑब्जेक्टिव ये भी तो है, कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद और क्या लोगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट नेशन, फोर्थ increase the productivity, remove poverty, unemployment, ये सारे क्या आ गए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। और अगर हमें फंक्शंस देने हो तो, फंक्शंस लेने हो तो इसी में से फंक्शंस बनाए तो कैसे कैसे बनेंगे, फंक्शंस मतलब कौन कौन से काम करता है एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन कौन से काम करता है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम उसमें वो क्या कर रहा है, इसके अंदर मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। दूसरा काम और सेकंड कौन सा कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड काम यही कर रहा है वो कोड ऑफ कंडक्ट। तीसरा काम डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सबको सॉल्व कर रहा है वहां पर वो। फोर्थ और क्या लोगे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कराना सभी मेंबर कंट्रीज में से, ठीक है। क्योंकि अब जैसे अब हमने इंडिया में क्या किया है, अभी टोटली रिमूव नहीं किया, इंपोर्ट के बैरियर्स हम लोगों ने टोटली रिमूव नहीं किए, बट फिर भी रिड्यूस तो किए हैं। रिड्यूस भी किसके कहने से किए हमने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कहने से किए हैं। तो वो इसका एक फंक्शन हो गया कि मेंबर कंट्रीज में से बैरियर्स को रिमूव कराना, ठीक है। तो यानी आप फीचर्स में से ही ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस जो है वो अपने आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग से उनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो गया क्लियर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।